लीवियोंग ज़ैंग और इसका भाई लीवियोंग हो चीन की तारीख के पहले अरबपति बिलियनियर हैं। ये 2001 में फोर्ब्स की बिलियनियर्स की फहरिस्त में पहले चीनी शहरी की हैसियत से आए और दुनिया में तहलका मचा दिया। लियो ब्रदर्स की कुल दौलत $1 बिलियन थी। ये जानवरों की खुराक बनाते थे। इनकी कंपनी का नाम होप ग्रुप था। ये दोनों भाई सिचुआन से ताल्लुक़ रखते थे। 1980 तक गरीब थे। जवानी में बटेर के अंडे बेचने शुरू किए, फिर मुर्गियों के फार्म बनाए और तरक्की करते चले गए। यहाँ तक कि 1982 में उन्होंने चीन में पहला प्राइवेट एंटरप्राइज ग्रुप रजिस्टर करा लिया और फिर 2001 में चीन के पहले बिलियनियर्स बन गए। ये चीन और दुनिया दोनों के लिए हैरानकुन था। इसके बाद 3 साल तक सन्नाटा रहा। चीन में किसी नए बिलियनियर ने जन्म नहीं लिया, लेकिन 2004 में मजीद 3 ग्रुप बिलियनियर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। इनमें CITIC के चेयरमैन लॉरी यूंग $1.5 बिलियन के साथ दूसरे चीनी अरबपति, गोम इलेक्ट्रिकल के बानी होंग गुंग यू $1.3 बिलियन के साथ तीसरे और शानदा इंटरैक्टिव के बानी चिन त्यांग क्यू $1 अरब के साथ चौथे चीनी अरबपति थे। और इसके बाद लाइन लग गई, यहाँ तक कि 2026 में दुनिया के कुल 3,428 बिलियनियर्स में चीन के 1,110 बिलियनियर्स शामिल थे और इनमें से 90% सेल्फ मेड हैं। चीन में ये माशी इनकलाब कैसे आया? इसके असल बानी चीनी लीडर डेंग शाओपिंग थे। ये माओ ज़ेतुंग के बाद चीन के लीडर बने और उन्होंने 1978 में चीन की मईशत को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। डेंग शाओपिंग ने सबसे पहले ज़राअत को ओपन किया। उन्होंने किसानों को अपनी इजाफी फसल मार्केट में फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए और इनमें गैर मुल्की सरमायाकारों को खुसूसी सहूलतें और टैक्स फ़ी मराद दी और यूं चीन के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल गए। इसका ये नतीजा निकला, चीन दिनों और महीनों में दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनता चला गया। चीन में इस वक्त 18 करोड़ 85 लाख कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं। 2024 में चीन में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 5 करोड़ 52 लाख थी। 2025 में इनमें 2 करोड़ 58 लाख कंपनियों का इजाफा हो गया। चीन में रोज़ाना औसतन 26,000 नए कारोबार शुरू होते हैं और ये औसत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इन कंपनियों में शामिल 4 लाख इदारों का सालाना रेवेन्यू $4.8 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन डॉलर होते हैं और पाकिस्तान ने एक हफ्ता कबल UAE का कर्जा अदा करने के लिए सऊदी अरब से $2 बिलियन लिए थे, जबकि चीन की 4 लाख कंपनियां सालाना $4,800 बिलियन कमाती हैं। चीन में चूची नाम की कंपनी सिर्फ जुराबें बनाती है। ये जुराबों के 25 अरब जोड़े सालाना बनाती है, जबकि डैंगयांग दुनिया के 40% आइलैंड्स बनाती है। सूज़ू इंडस्ट्रियल पार्क का रकबा 278 मुरब्बा किलोमीटर है और इसके अंदर बाकायदा ट्रेनें चलती हैं, जबकि साइंस पार्क चोंगवानसन का रकबा 488 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें 22,000 हाईटेक कंपनियां हैं। चीन में 25 बरसों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्बनाइजेशन हुई, जिससे 50 करोड़ लोग देहात से शहरों में मुंतकिल हुए, जबकि 25 बरसों में चीन ने 500 नए और जदीद शहर बनाए। ये 0 से 100% तक नए हैं। चीन औसतन 20 नए शहर सालाना आबाद करता है। चीन में हर साल 2 फरवरी से 13 मार्च तक 40 दिन स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी या सियाहत होती है। 2026 में 40 दिन में 9.5 अरब पैसेंजर ट्रिप हुए। गोया हर शख्स ने 40 दिनों में औसतन 7 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट या एयरलाइंस पर सफ़र किया। आप इससे चीन की इकॉनमी के साइज़ का अंदाज़ा कर लीजिए। और ये हकीकत है, दुनिया में जितनी बड़ी इकॉनमी होगी उसे उतनी ही ज़्यादा तवानाई चाहिए होगी। चुनाचा चीन इस वक्त दुनिया में तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। ये रोज़ाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल और 314 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस दरामद करता है। ये इसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। मसलन शंघाई शहर दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला शहर है। इसमें 210 अरब किलोवाट बिजली इस्तेमाल होती है और ये पाकिस्तान की बिजली की मजमूई पैदावार से दुगनी है। न्यूयॉर्क और टोक्यो शहर मिलकर भी इससे 3 गुना कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। चुनाचा चीन एक ऐसा तोता है जिसकी जान तेल और गैस में है। अगर गैस और तेल बंद कर दिया जाए तो चीन की 90% इकॉनमी बैठ जाएगी और इससे अमेरिका अच्छी तरह वाकिफ है। चीन से पहले अमेरिका इंडस्ट्री और पैदावार में दुनिया का लीडर था। चीन ने सर उठाया तो अमेरिका को खुशी महसूस हुई। क्यों? क्योंकि अमेरिका की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, लेबर भी महंगी थी, तवानाई की कीमतें भी ज़्यादा थीं और मुल्क में पोल्यूशन भी फैल रहा था। लिहाजा जब चीन ने अमेरिकी स्टैंडर्ड की अशिया सस्ती और ज़्यादा तादाद में बनाना शुरू की तो अमेरिकी और यूरोपीय बिजनेसमैनों ने सुख का सांस लिया। ये धड़ाधड़ चीन गए और वहाँ से मसनूआत तैयार कराने लगे। यहाँ तक कि अमेरिका के झंडे भी चीन से बनकर आने लगे और उनके पीछे मेड इन चाइना की मोहर लगने लगी। चीनी लादीन और बौद्ध हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जाय नमाजें, तस्बीहात, सलीबें
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समे चीन में बनते हैं। ये भारत को भगवानों के बुत भी अरबों की तादाद में सप्लाई करते हैं। अमरीकी और यूरोपीय 93% ब्रांड्स चीन में बनते हैं। मर्सिडीज और BMW तक ने अपने कारखाने चीन में लगा रखे हैं। चीन बहुत चालाक निकला। ये एक तरफ यूरोपीय और अमरीकी मसनूआत बनाता रहा और दूसरी तरफ ये अपने ब्रांड्स डेवलप करता रहा। चीनी ब्रांड्स शुरू में सब स्टैंडर्ड थे, चुनाचे यूरोप और अमरीका को इनसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर 2016 आया और चीनी ब्रांड्स ने यूरोप और अमरीका में तबाही मचा दी और पहली मर्तबा बड़ी ताकतों के कान खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस माहौल और तब्दीली के दौरान सियासत शुरू की और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसका ख्याल था हमने अगर चीन को ना रोका तो ये पूरे मगरिब को खा जाएगा। ये इस सोच के साथ 2017 में पहली बार सदर बना। इसने चीन और रूस के साथ टकराना शुरू किया लेकिन कामयाब नहीं हो सका। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडन सदर बना वो रवायती सियासतदान था। ये डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करता था। चुनाचा बाइडन के 4 साल अमरीकी इकॉनमी के लिए खौफनाक साबित हुए और लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के फलसफे में जान नजर आने लगी। ट्रंप ने इस सोच का फायदा उठाया और ये 2025 में दूसरी मर्तबा सदर बन गया और इसने आते ही चीन के तोते की जान निकालना शुरू कर दी, यानी ये चीन की तेल और गैस की टूटी बंद करने लगा। ये मामला अगर सिर्फ तेल और गैस तक महदूद रहता तो भी शायद काबिल बर्दाश्त होता, लेकिन इसमें एक और किरदार भी शामिल हो गया और वो था रेयर अर्थ मिनरल्स। दुनिया में ऐसी 17 कीमियाई धातें हैं जो कुदरत ने बहुत कम मिकदार में पैदा की, मगर ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिए इंतहाई अहम है। इनके बगैर फ़ज़ाई फलबा मुमकिन है और ना बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ये धातें लिथोनियम, सीरियम, प्रासोडोनियम, नियोडोनियम, प्रोमोथोनियम, समारोनियम, गॉडोलोनियम, टर्बोनियम, डाइस्पोरसियम, होल्मोनियम, अर्बोनियम, थेलोनियम, यूथ्रीबोनियम, ल्यूटोवोटनियम, स्कैंडिनियम और यूट्रीनियम है। चीन दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 1990 में इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाकर इन पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी थी। इस अंदाजे का पस मंज़र भी कम दिलचस्प नहीं। 1927 में मंगोलिया के टाउन बायन ओबो में पहली बार ये धातें दरियाफ्त हुई। अमरीकी कंपनियों को पता चला तो उन्होंने मंगोलिया में इन पर काम शुरू कर दिया। 1960 और 1970 की दहाई में चीनी साइंसदान मुतवज्जे हुए और ये इनकी अहमियत से वाकिफ होते चले गए। 1980 की दहाई में डेंग शियाओपिंग ने अपने साइंसदानों को 5 साल में इस फील्ड पर मुनाफली का टारगेट दे दिया। ये टारगेट 5 साल में मुकम्मल हो गया और 1986 तक चीन रेयर अर्थ मिनरल्स में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। अमेरिका में इस जमाने में इन मिनरल्स पर सिर्फ एक कंपनी MP मिनरल्स काम करती थी। चीन ने वो भी खरीद ली और यूं ये फील्ड मुकम्मल तौर पर चीन के कब्जे में चली गई। ये चीन की इतनी बड़ी कामयाबी थी कि 1992 में डेंग शियाओपिंग ने ऐलान किया, अगर मिडिल ईस्ट के पास तेल है तो हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। चीन इसके बाद खामोशी से इन पर काम करता रहा, यहाँ तक कि ये 2010 में दुनिया की 95% रेयर अर्थ मिनरल्स पैदा करने लगा। दुनिया में कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन आए तो ये धातें मजीद अहमियत इख्तियार कर गईं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में कमीज़ के बटन से छोटे 2 इंतहाई पावरफुल मकनातीस होते हैं। ये मकनातीस रेयर अर्थ मिनरल्स से बनते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर पैनल्स के इन्वर्टर्स, बैटरियों, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स में भी यही मिनरल्स इस्तेमाल होती हैं और दुनिया ये मिनरल्स चीन से खरीदती है। आपने कभी गौर किया, दुनिया जहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स चीन से मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, कैमरे, गाड़ियाँ और दिफाई साजो सामान क्यों बनवाते हैं? क्योंकि चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और ये अपनी कंपनियों को ये मवाद सस्ता फराहम करता है, जिसके नतीजे में ये प्रोडक्ट्स चीन में सस्ती बनती हैं, जबकि दूसरे ममालिक ये मटीरियल इंपोर्ट करते हैं और यूं इनकी मसनूआत 3 गुना महंगी हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में सदर बनने के बाद चीन पर टैरिफ लगा दिया। चीन ने जवाब में अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स देने से इनकार कर दिया और इसके बाद अमेरिका में टेक्नोलॉजी का बहरान पैदा हो गया, जिसके बाद सदर ने हंगामी तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। ब्राज़ील के इलाके सेरावर्ड में ताज़ा रेयर अर्थ मिनरल्स निकली थीं। सदर ट्रंप ने अप्रैल 2026 में इसी माह में इस कंपनी में $2.8 बिलियन की सरमायाकारी कर दी। अमरीकी हुकूमत ने इसके साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के शोबे में काम करने वाली कंपनियों को $150 मिलियन तक इमदाद और लोन देने का ऐलान भी कर दिया, जबकि नेशनल सतह पर फौरी तलाश की मुहिम भी शुरू कर दी गई। पेंटागन ने भी MP मिनरल्स में $400 मिलियन की सरमायाकारी कर दी। यूं अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स की दौड़ लग गई। अब सवाल यह है, ईरान इस गेम में कहाँ आता है? इस ग्रेट गेम में ईरान और पाकिस्तान दोनों आते हैं। अर्जियात के माहिरीन का ख्याल है पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान के सीस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स के बेतहाशा ज़खायर हैं और ये अगर अमेरिका के पास आ जाएं तो चीन की मोनोपोली और ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। चीन भी इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है, चुनांचे ये ईरान और पाकिस्तान दोनों को अपने हाथ से नहीं निकलने दे रहा। अब गेम ये है, ईरान के पास तेल और गैस की दुनिया के दूसरे बड़े ज़खायर के साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। ईरानी ये मिनरल्स बरसों से चीन को फरोख्त कर रहे हैं, जबकि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने 25 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान की रेयर अर्थ मिनरल्स गिफ्ट करके उसे पाकिस्तान का रास्ता भी दिखा दिया। यूं पाकिस्तान और ईरान दोनों अमेरिका के लिए अहम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जनवरी 2026 को दुनिया के तेल के सबसे बड़े ज़खीरे वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। यह अब ईरान पर कब्जा करके तेल, गैस और
रेयर अर्थ मिनरल्स के दूसरे बड़े जखीरे को अपने हाथ में लेना चाहता है। अरबों का तेल पहले से इसके पास है। यूं ये तेल और गैस के पाइप और बलूचिस्तान और सीस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स अपने हाथ में लेकर चीन की मोनोपोली तोड़ना चाहता है। गेम बल्कि ग्रेट गेम ये है, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है, जारी है।